बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। जी, हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है। इसको याद रखिएगा, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का है, ये एक ही चीज़ है। तो बहरहाल ये भी एक रैंडम टेक्निक है हमारे पास सैंपल सेलेक्ट करने की, जो हमने पहले मेथड पढ़े थे उनसे ही रिलेटेड ये टॉपिक है हमारे पास जो आज हम कवर कर रहे हैं। तो जी, इसमें सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि हम सिस्टमैटिकली सैंपल जो है ना वो पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं। हम अपनी पॉपुलेशन को जो है ना डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं इसके प्रोसीजर पर जाता हूँ, फिर आपको इसकी सारी बात समझाता हूँ। अलॉट सीरियल नंबर फ्रॉम 1 to n। पहले हम पॉपुलेशन को 1 से लेकर कैपिटल n तक जितनी भी पॉपुलेशन है हम उनको सीरियल नंबर अलॉट कर देंगे। तो जब ये नंबर अलॉट हो जाएंगे हमारे पास, तो उसके बाद फिर हम जो है ना डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू n ग्रुप्स। फिर हम अपने पॉपुलेशन को n ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच ग्रुप के, उसको हम रखेंगे। और k जो होता है जी वो ये होता है पॉपुलेशन साइज होता है, और जिसको हम सैंपल के साइज पर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पॉपुलेशन के साइज को हम क्या कर देते हैं जी, सैंपल के साइज पर डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, k आ जाता है। और यहाँ पर k क्या है जी, वो सैम्पलिंग इंटरवल कहलाता है, जिसमें से हमने कोई पॉपुलेशन का यूनिट सेलेक्ट करना होता है। तो अब हमने करना क्या है जी, इस टेक्निक के अंदर पहले हमने पॉपुलेशन को 1 to n डिवाइड कर लिया, सीरियल नंबर अलॉट कर दिए, और फिर हमने कोई सैम्पलिंग जो है ना इंटरवल सेलेक्ट कर लिया जिसको हम k से डिनोट करते हैं। अब उस k में से हमने अपनी पॉपुलेशन का कोई एक यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल देता हूँ, उन k में से कोई अगर हमारे पास सेकंड नंबर पर यूनिट आया है, तो फिर दूसरे ग्रुप में से भी हमने सेकंड नंबर सेलेक्ट करना है, तीसरे ग्रुप में से भी सेकंड नंबर सेलेक्ट करना है, और इसी तरह थर्ड, और जितने भी हमारे पास ग्रुप्स बनते हैं उसमें से सीरियसली हम 2 to सेकंड नंबर जो है वो हम सेलेक्ट करते चले जाएंगे। तो इस तरह, क्योंकि ये सिस्टमैटिकली सैंपल सेलेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इस टेक्निक को सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कह देते हैं। मैं अपनी बात को और आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि मेरे पास कैपिटल N है 30 और स्मॉल n मैं लेना चाह रहा हूँ 5 का। तो अब मैं कैपिटल N यानी कि 30 को स्मॉल n पे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास 6 आ जाता है। यानी कि कैपिटल N 30 है और स्मॉल n जो है वो जो है ना 5 है। तो k हमारे पास कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। अब मैंने 6 के जो है ना वो 5 ग्रुप्स बना लिए। अब मैं उन रैंडम नंबर में से यानी कि उन 6 में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करूंगा और वो रैंडमली सेलेक्ट करूंगा। वो हम क्या करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। उन 6 में से 1 to 6 में से कोई भी हम नंबर जो है ना वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। अब वो जो नंबर मेरे पास आ जाएगा, तो अब मैंने क्या करना है जी, देखिए जी, मेरे पास कैपिटल N जो है ना वो 30 है, और जो स्मॉल n है जी वो मेरे पास कितना है जी, 5 है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास से जो आपके पास समझ आ जानी चाहिए, आपको 6 बनेगा। तो अब मैं इन 6 में से, ठीक है ना जी, कोई एक सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करूंगा। इन 6 में से कोई एक जो है ना नंबर अपना सेलेक्ट करूंगा, और फिर अब ये देखेंगे जी, ये जो मेरे पास, सपोज करता हूं कि मेरे पास वो 2 सेलेक्ट होके आ जाता है। तो अब मैंने अगला जो नंबर होगा वो मेरे पास यानी कि 7, इसी तरह हमारे पास जो दूसरा ग्रुप बनेगा 8, और यहाँ तक क्या होगा जी, 12 होगा। फिर इसी तरह करके ये 13 से स्टार्ट होगा, और इस तरह करके ये जो है ना हमारे पास 18 तक होगा, फिर इस तरह 30 तक क्लासेस ये बनती जाएंगी। अब अगर इस ग्रुप में से मेरे पास पहला नंबर सेलेक्ट होकर आया है, तो मुझे इस ग्रुप में से भी दूसरा, अगर दूसरा ग्रुप नंबर सेलेक्ट हुआ तो इसमें से भी दूसरा सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह करके तीसरे में से भी दूसरा सेलेक्ट करना होगा, 4 में से भी, और 5th में से भी, इस तरह। और ये मेरे पास जो है ना ये 5 का सैंपल जो है ना वो तैयार हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ कबाहतें आती हैं। वो कबाहतें जो हैं वो हमारे सिलेबस से ज़रा बियॉन्ड करती हैं।
तो मैं अभी उनको डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई फर्दर इसमें डिस्कस करना चाहता है, सर्कुलर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है एक, उसमें ये होता है कि n अगर हमारे फ्रैक्शनल में नहीं आ जाता, होल नंबर में नहीं आता, कि फ्रैक्शन में आता है, तो फिर हम उसको सिस्टमैटिकली ना रोटेट कर देते हैं, उसको फर्दर आगे ना मतलब बढ़ा देते हैं। तो ये एक टेक्निक का तरीका है जी हमारे पास। तो बहरहाल ये है कि ये एक बड़ा सिंपल और इजी मेथड है सैंपल सेलेक्ट करने का। तो आप अब चाहे इसको रो वाइज जो है ना स्ट्रैटम बना लीजिए, और या कॉलम वाइज जो है ना वो स्ट्रैटम बना लीजिए। तो मतलब एक ही टेक्निक पर हम दो काम इसमें जो है ना वो ले सकते हैं। क्या रो वाइज आप जो है ना स्ट्रैटम बना लें, चाहे कॉलम वाइज स्ट्रैटम बना लें। तो हम स्ट्रैटम से भी जो है ना यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, और सिस्टमैटिकली भी हम इसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जी आपके पास सैंपल को मतलब सिस्टमैटिकली अगर हम करें तो ये टेक्निक होती है। तो अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ साइज n that calls every kth unit in the population has been serially numbered 1 to n। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि 1 to n हमने अरेंज कर लेनी है जी, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप ही आ जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं जी। इट इज़ ईजी टू ड्रा बिकॉज ओनली वन रैंडम नंबर इज़ रिक्वायर्ड। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जी इसमें हम लोगों ने पहला यूनिट ही सिलेक्ट करना है, और उसके बाद हर जो है ना केथ नंबर जो है वो हमारे पास खुद ब खुद जनरेट होकर आता जाएगा। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द सैंपल मोर इवनली ओवर द लिस्टेड पॉपुलेशन। तो ये आप देख लें जी, ये हमारे पास पूरी पॉपुलेशन को जो है ना वो सही से जो है ना वो कवर कर लेता है। तो यानी कि हमारे पास इसमें जो है ना सही रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल है वो इसमें सेलेक्ट होकर आ जाएगा। तो क्लस्टर सैम्पलिंग है जी, इसके बाद उस पर चलेंगे, उसको देख लेते हैं जी क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है। तो क्लस्टर का लफ्ज़ी मतलब होता है गुच्छा। तो हम इसमें ना गुच्छे की तरह से जो है ना सैंपल को ना सेलेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट मैं आपको कर सकता हूँ। अगर हम इसको थोड़ा सा एडवांस देखें ना, तो क्लस्टर सैम्पलिंग भी होती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी है, आगे मल्टी फेज सैम्पलिंग भी है। तो बहरहाल इसमें ना हम क्लस्टर बना लेते हैं, जिस तरह हम उसमें स्ट्रैटम बना लेते हैं, इसमें हम लोग क्लस्टर बना लेते हैं। तो ये अमूमन जो है ना बीएससी लेवल पर ये डेफिनेशंस जो है ना अमूमन ऐसा होता है कि जो है ना वो नहीं पूछी जाती, लेकिन बहरहाल एक डेफिनेशन का हिस्सा था। तो बहरहाल मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें तरीकाकार क्या होता है कि हम इसमें से सैंपल सेलेक्ट करेंगे एक क्लस्टर के लिहाज से। मिसाल दे देता हूँ कि मैंने अब पॉपुलेशन मेरी है प्रोविंस के लिहाज से है, तो फिर मैं प्रोविंस से जो है ना वो सिटीज़ पर चला जाऊंगा। सिटीज़ से जो है वो मुख्तलिफ, सपोज़ कि मैंने कॉलेज के स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो मैं उन सिटीज़ से कुछ कॉलेज के स्टूडेंट लूँगा, फिर उसमें से कुछ फर्दर डिवाइड करता जाऊँगा। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो मेरे पास एक सैम्पलिंग यूनिट जो है ना वो बनते जाएंगे, और हर एक जो है ना वो दूसरे ग्रुप से क्या होता जाएगा, वो एक क्लस्टर की शक्ल बनता चला जाएगा। जैसे प्रोविंस के जितने सिटीज़ हैं वो मेरा क्या बन जाएगा जी, एक क्लस्टर बन जाएगा। फिर उसमें से जितने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लस्टर बन जाएगा। फिर उसमें हमारे पास जो क्लासेस हैं वो एक क्लस्टर बन जाएगा। तो इस तरह क्लस्टर वाइज जो है ना वो फिर हम अपने सैम्पलिंग यूनिट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। बस ये एक बात याद रखिएगा कि क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है ना वो उस वक्त यूज़ की जाती है जब हमारे पास प्रॉपर सैम्पलिंग यूनिट्स की जो लिस्ट है ना जी, जिसे हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं, वो अवेलेबल ना हो। जब अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो फिर हम क्लस्टर सैम्पलिंग की तरफ चले जाते हैं। और क्लस्टर जो होता है ना वो हेट्रोजीनियस होगा जी, जबकि हमारे पास जो हम स्ट्रैटम बनाते थे वो होमोजीनियस होता था। तो हर क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से जो है ना वो डिफरेंट होता चला जाता है, और ये जो है ना जिसे हम सादा लफ्ज़ों में कहें कि ये हेट्रोजीनियस होता है हमारे पास। तो डेफिनेशन देख लेते हैं जी। क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विच इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल ग्रुप्स सच एज हाउस होल्ड्स, एग्रीकल्चरल फर्म्स हो गई। तो इनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं जी, क्लस्टर का नाम दे देते हैं। देन टेकिंग दिस क्लस्टर एज सैम्पलिंग यूनिट, अ सैंपल इज ड्रॉन एट रैंडम। फिर हर एक क्लस्टर में से सैम्पलिंग यूनिट जो है ना वो हम सिलेक्ट करते चले जाते हैं। आफ्टर क्लस्टर हैव बीन सिलेक्टेड, ऑल और पार्ट ऑफ द यूनिट्स इन ईच क्लस्टर आर इंक्लूडेड इन द सैंपल। फिर उसमें से हम जो है ना सैंपल जो है ना हर क्लस्टर में से अपनी यूनिट में शामिल करते चले जाएंगे। तो बहरहाल इस तरह का ये टेक्निक होती है हमारे पास, जिसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग का नाम दे देते हैं। स्टेप बाय स्टेप यानी कि हम सेलेक्ट करते चले जाते हैं। यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन कवर करने जा रहा हूँ स्ट्रैटम की और क्लस्टर की।
स्ट्रैटम जो है जी, यूनिट्स विद इन स्ट्रैटम आर होमोजीनियस। तो जो ये यूनिट्स होते हैं जी, वो हमारे पास स्ट्रैटम में होमोजीनियस होते हैं, और जो क्लस्टर में होते हैं जी, वो हमारे पास जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। बस ये याद रख लीजिएगा, जो ग्रुप होमोजीनियस का बनेगा उसे हम लोग स्ट्रैटम कहेंगे, और जो क्लस्टर जो होगा वो हेट्रोजीनियस होगा। वेरिएशन विद इन स्ट्रैटम इज लेस देन वेरिएशन अमंग स्ट्रैटा। याद रखिएगा, जो स्ट्रैटा होता है जी, उसके अंदर जो वेरिएशन आती है वो दूसरे स्ट्रैटम से मुख्तलिफ होती है, जबकि यहाँ जो क्लस्टर होता है उसमें वेरिएशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। वेरिएशन विद इन क्लस्टर इज़ मोर देन वेरिएशन अमंग क्लस्टर। तो हर क्लस्टर के अंदर जो वेरिएशन होगी वो ज़्यादा होगी, जबकि उसके मुकाबले में अगर हम एक से दूसरा क्लस्टर बनाएंगे तो उसके अंदर वेरिएशन जो हो जाती है वो कम हो जाती है। तो ये छोटी सी इनके अंदर जी ये डिफरेंस है। सिंपल सी बात दोबारा सुन लीजिए कि हमारे पास जो पहला यानी कि स्ट्रैटम होता है, मतलब स्ट्रैटम विद इन जो होता है ना, वो होमोजीनियस होगा। तो और जबकि हमारे पास जो क्लस्टर होगा वो विद इन क्लस्टर जो होगा वो हेट्रोजीनिटी उसके अंदर आएगी। और स्ट्रैटम जो होता है, वेरिएशन विद स्ट्रैटम इज लेस देन वेरिएशन अमंग स्ट्रैटा। तो अगर हम एक स्ट्रैटम से दूसरे स्ट्रैटम पे जाते हैं तो पहले स्ट्रैटम और दूसरे स्ट्रैटम के अंदर जो वेरिएशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है, लेकिन इसके अंदर जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। बस ये हमारे पास रैंडम टेक्निक्स थी जो आपके सामने अभी मैंने डिस्कस की। तो इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और वो है जी हमारे पास पर्पसिव सैम्पलिंग। ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं। इसमें पर्सनल जजमेंट को यूज़ किया जाएगा जी जब हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास जो है ना पर्पसिव सैम्पलिंग की तरफ, ये पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग की एक टाइप है हमारे पास, जिसमें हम लोग ये करते हैं जी पर्सनल जजमेंट को यूज़ करते हैं जब हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। आप अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज़ करते हुए जो है ना अपना सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें कोई रैंडमनेस नहीं आती है, आपकी पर मर्जी है, जो सैंपल आप सेलेक्ट करना चाहें आप अपना सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से जो यूनिट भी सिलेक्ट करना चाहें, जो भी आपकी पर्पज़ है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि आप देखें डिफरेंट किस्म के बॉल पॉइंट्स आप लोग स्टूडेंट यूज़ करते हैं। तो अब ये होता है कि हम उस बॉल पॉइंट को अपनी पर्पस सिर्फ सैम्पलिंग में अगर हम देखें तो हम वो वाला सैम्पलिंग यानी कि बॉल पॉइंट यूज़ कर लेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि जो हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो हम लेना चाह रहे हैं, बस हम वो अपना ले लेते हैं और बाकियों को हम छोड़ देते हैं। यानी कि पर्सनल जजमेंट को डिपेंड करते हुए हम अपना सैम्पलिंग यूनिट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको कहते हैं जी हम पर्पसिव सैम्पलिंग। कोटा है जी, कोटा ग्रुप को कहेंगे जी। आप लोग कोटा सैम्पलिंग करते हैं, कोटे का मतलब होता है ग्रुप। तो बेसिकली हम ग्रुप्स बना लेते हैं इसके अंदर, जैसे ह्यूमन बीइंग्स कोटा है हमारे पास, हम वो बना लेते हैं। अक्सर जॉब्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कोटा मुख्तस कर दिया जाता है कि जी मतलब जो हमारे पास नॉन मुस्लिम्स हैं उनका अलहदा कोटा है, जो किसी तरह की माजूरी का शिकार होते हैं उनके लिए एक अलहदा कोटा मुख्तस कर दिया जाता है जॉब के लिए। फिर हर एक के लिए उसके हिसाब से जो है ना कोटा है। सपोज कि अगर 10 जॉब्स हैं तो उसमें कोटा सिस्टम होता है, वो डिवाइड कर देते हैं कि जी जो 3% कोटा है वो माजूरों के लिए हैं, और 3% जो है जी वो नॉन मुस्लिम के लिए हैं, और बाकी जो होते हैं वो ओपन मेरिट पे आ जाते हैं। तो कोटा बेसिकली एक ग्रुप को कहा जाता है, यानी कि जितना आपने सैंपल सेलेक्ट करना होता है आप एक ग्रुप बना लेते हो कि जी इसमें से हमने इतने लोग सेलेक्ट करने ही करने हैं, तो वो कोटा कहलाता है। अब वो कोटा जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स का हो सकता है, वो किसी किस्म का भी यानी कि ग्रुप होता है कि आपने फिक्स कर देना है कि जी इतना हम लोगों ने इस ग्रुप में से सेलेक्ट होकर आएंगे, वो कोटा कहलाता है। इसकी मैंने मिसाल अभी आपको जॉब की दी है, 100 जॉब्स हैं तो उसमें 3% कोटा है जी। तो 3% जो है वो हमारे पास जो है ना नॉन मुस्लिम का है, तो इसका मतलब है कि 100 में से 3 जॉब्स ऐसी होंगी जो नॉन मुस्लिम के लिए वो फिक्स कर दी गई हैं, तो बाकी जो है वो फिर ओपन मेरिट पर आती हैं। तो इस तरह करके ये कोटा सिस्टम होता है। बस जी यहाँ तक तो टेक्निक्स थी। अब हम वो काम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे पास जो है ना न्यूमेरिकल की शक्ल में हमने करना है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये असल में क्या होती है। मैंने एक
थोड़ा सा आगे हम चलेंगे इसके बारे में। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जी सिंपल सा समझ लीजिए कि हर स्टैटिस्टिक की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को जी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। तो किसी भी स्टैटिस्टिक की जो है ना हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। मैंने आगे लिस्ट बनाई हुई है कुछ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की। देखिए यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि ये मेरे पास एक्स बार जो है ना वो सैम्पल का मीन है। एक्स बार 1 है, एक्स बार 2 है, एक्स बार के तक मैंने ये लिए हुए हैं। मतलब ये फर्स्ट सैंपल है, ये सेकंड सैंपल है, ये थर्ड सैंपल है, ये फोर्थ सैंपल है और ये केथ सैंपल है हमारे पास। और मैंने फिर उसकी आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। तो सादा से लफ्ज़ों में मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जो स्टैटिस्टिक होता है बेसिकली वो एक रैंडम वेरिएबल होता है, क्योंकि वो एक रैंडम प्रोसेस से आया हुआ होता है। हमने सैंपल रैंडम सेलेक्ट किया हुआ होता है तो एक रैंडम प्रोसेस से आता है। तो जो भी वेरिएबल हमारे पास रैंडम प्रोसेस से आता है उसको हम रैंडम वेरिएबल का नाम दे देते हैं। और हर वेरिएबल किसी न किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई एफ को फॉलो करेगा, टी को फॉलो करेगा, काई को फॉलो करेगा, वो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना वो फॉलो करता है। तो फिर देख लीजिए कि जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। किसी भी स्टैटिस्टिक की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। तो आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी कराऊंगा इंशाल्लाह, वो भी हमारा वीडियो लेक्चर का हिस्सा बनने जा रहा है। तो जब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसे कह रहे हैं, क्या होती है। तो बस सिर्फ इतना समझ लीजिए। डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त आपको नज़र आ रही है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक। किसी भी सैम्पल स्टैटिस्टिक की जो प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। As a sampling distribution is a probability distribution, therefore the sum of probabilities is always equal to 1। ये एक एडिशनल हम कर रहे हैं क्योंकि probability distribution होती है और probability distribution का जो सम होता है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। अब आगे लिख रहे हैं जी द डिस्ट्रीब्यूशन हैज इट्स ओन मीन एंड इट्स ओन स्टैंडर्ड डेविएशन। मोस्ट कॉमनली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर एफ है, टी है और काई है। तो ये 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनका हम आगे इंशाल्लाह जिक्र करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि एफ क्या होती है, टी क्या होती है। हमारे बड़े लंबे टॉपिक्स हैं, बड़ी डिटेल है इसके अंदर जो है ना वो हम करने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड एरर है जी, इसको मैं रिलायबिलिटी का नाम भी उस वक्त दे रहा था, तो मैं अब आपको इसको बता देता हूँ कि क्या होती है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जी हमारे पास जो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से लेते हैं। तो किसी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बना लेते हैं उसका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्टैंडर्ड एरर का नाम दे देते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक। तो जो अब जैसे हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली है तो ऑब्वियसली हमने उसका मीन भी लेना है और उसका वेरिएंस भी लेना है। तो जो वेरिएंस होता है उसी का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर का नाम दे देते हैं। आगे 2 कॉन्सेप्ट और हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट हैं जी, ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी को वैलिडिटी कहेंगे जी और प्रिसीजन को हम रिलायबिलिटी कहेंगे। एक्यूरेसी रेफर्स टू द साइज ऑफ डेविएशन फ्रॉम ट्रू मीन। याद रखिएगा कि हम ये स्टैंडर्ड एरर की तरह ही लेंगे इसको, लेकिन ये है कि जब हम डेविएशन लेंगे ना जी वो हम ट्रू पॉपुलेशन मीन से लेंगे। वो हम किससे लेंगे जी, ट्रू पॉपुलेशन मीन से लेंगे। यानी कि हमारे पास जैसे हम मीन वेरिएंस लेते हैं, एक्सपेक्टेड होता है, फिर हमारे पास सपोज कि ये हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसको हमने थीटा का नाम दिया हुआ है, फिर इसी तरह करके अगर हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेते हैं जी, ठीक है ना जी, तो ये हमारे पास जो बनता है, ये हमारे पास बनता है स्टैंडर्ड एरर बनता है हमारे पास, या प्रिसीजन बनता है ये। और एक्यूरेसी के लिए जी यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप की जगह पर जो है ना जी हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रू पॉपुलेशन मीन आ जाता है हमारे पास। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा जी, थीटा कैप आएगा।
और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा जी, थीटा कैप आएगा। लेकिन डिफरेंस ये आएगा जी, यहाँ पर हम लोग जो है ना थीटा कैप ही लेंगे, लेकिन जो इससे डेविएशन लेंगे ना जी, वो हमारे पास ट्रू पॉपुलेशन मीन बनेगी, जिसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। तो ये होता है। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बहरहाल वो ज़रा एडवांस हो जाएंगे, आगे हमने अगले चैप्टर में करना है। ये अगर अनबाइज्ड हो जाता है जी, तो फिर ये दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे, और अगर ये एक बाइस है तो फिर ये जो हमारे पास है ये और इसमें दोनों में फ़र्क आ जाता है। बहरहाल एक्यूरेसी के लिए जी हम ये वाली चीज़ लगाएंगे, ट्रू पॉपुलेशन मीन से लेंगे, और ये जो है हम जो है ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के इसी के मीन से ले लेते हैं। तो इसको प्रिसिजन कहते हैं, इसी को स्टैंडर्ड एरर का नाम दिया जाता है, और इसको प्रिसिजन या रिलायबिलिटी का नाम देते हैं, और एक्यूरेसी को हम वैलिडिटी का नाम दे देते हैं। और इसकी मेजरमेंट के लिए हम MSE जो है ना जी, वो हम यूज़ करते हैं, जिसको हम एब्रीवेशन के तौर पर अगर हम देखें तो उसे कहते हैं हम मीन स्क्वायर एरर कह देते हैं, मीन स्क्वायर एरर का नाम दे देते हैं। तो बस जी आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। वो हमारे पास 5 हैं हमारे पास, हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंस की है, पी हेड की है, डिफरेंस ऑफ पी हेड की है, स्टैंडर्ड वेरिएंस की है, एस स्क्वायर की, और एक स्मॉल एस स्क्वायर की। जो कैपिटल एस स्क्वायर होता है जी, वो हमारे पास बाइस्ड कहलाता है, और स्मॉल एस जो है वो अनबाइस्ड कहलाता है। इसकी मैं डिटेल आपके सामने अभी रखूँगा, लेकिन इसको टॉपिक को हम थोड़ा देर में कवर करेंगे। इससे हम आगे चलते हैं जी। तो इससे आगे हम चलते हैं, हम अब एडवांटेजेस और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के सैम्पलिंग के और सेंसिस के दरमियान में डिफरेंस देख लेते हैं कि हम सैम्पलिंग को क्यों तरजीह दे रहे हैं और सेंसिस पर। तो सेंसिस को पहले ना साफ लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं हर पॉपुलेशन के हर एक यूनिट से, यानी कि ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, तो उसको हम सेंसिस का नाम दे देते हैं, या सादा लफ्ज़ों में उसको सेंसिस को मरदमशुमारी कहते हैं। तो जब हम एक एक यूनिट से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसको हम सेंसिस का नाम दे देते हैं। तो ऑब्वियसली आप समझ जाइएगा सेंसिस एक टफ जॉब है, इसमें टाइम भी आपका लगेगा, इसमें आप लोगों के ऊपर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, और कई केस ऐसे आ जाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है हमारे पास, और वो है सैम्पलिंग। तो जैसे अगर हमें ब्लड का टेस्ट लेना है तो ऑब्वियसली हमें सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये तो नहीं है कि हम उसके जिस्म का, पेशेंट के जिस्म का सारा जो ब्लड है वो निकाल लें। तो बहरहाल मैंने कुछ एलोकेट किए हैं, ये 5 to 6 मेरे पास एडवांटेजेस हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सैम्पलिंग सेव्स मनी एज इट मच चीपर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन दैन फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। तो यही बात मैंने आपको कही है कि ये एक ईजी मेथड है, एक ईजी वे है पॉपुलेशन के सेंसिस को एक एक को कवर करने की बजाय हम सिर्फ सैंपल ले लें, तो जिससे हमारे को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है जी वो हमें इसमें से मिल जाती है, और एक आसान हमारे पास जो है ना एक मेथड है, एक इजी मेथड है। तो हमें पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की बजाय हम सेंसिस ले लें, सैंपल सेलेक्ट कर लें, तो हमें सही टाइम भी बच जाता है, और हमें ये जो मनी है वो भी हम सेव कर सकते हैं, यानी कॉस्ट भी कम आती है इस पर। सैम्पलिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एज द needed data are collected and proceed much faster as census। तो ये जी आपको टाइम को भी बचाएगी। यही मैंने आपको बताया कि आप सैम्पलिंग जब करते हैं तो छोटा डाटा होता है, जो पॉपुलेशन की निस्बत छोटा होता है, तो ऑब्वियसली आप अपने काम को जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हो। इन केस ऑफ इनएक्सेसिबल पॉपुलेशन, अब यही चीज़ है कि अगर पॉपुलेशन को इनएक्सेसिबल है हमारे पास, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है ना जी सैम्पलिंग जो है ना वो हमें यूज़फुल रहती है। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे अगर हमें फॉरेस्ट के अंदर जाना है तो फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ हैं वो एक इनएक्सेसिबल है हमारे पास पॉपुलेशन के यूनिट्स को स्टडी करना। मतलब ये है कि वो गुंजान होता है, पॉपुलेशन बेशुमार होती है उसके अंदर, फॉरेस्ट में ट्रीज़ बेशुमार हैं, तो फिर सैंपल सेलेक्ट करना ही हमारे लिए उस सूरत में बेहतर होता है कि हम सैंपल सेलेक्ट करें और अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो जो है ना हासिल कर लें।
They are only way to collect information when the measurement process physically dangerous or destroy the sampling units under investigation. तो यही चीज़ मैंने आपको उसकी ब्लड की एग्जांपल दी कि जब पेशेंट का ब्लड लेना हो तो ऑब्वियसली उसका सारा ब्लड नहीं लिया जाता, वो एक नामुमकिन सी बात है, वो फिजिकली डिस्ट्रॉय करेगा, हमारे रिजल्ट को डैमेज कर देगा। तो उस सूरत में जी सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास रह जाता है जिसे हम सैम्पलिंग कहते हैं, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना कभी कभी हमारे लिए यूँ नुकसानदेह भी हो जाता है कि हमें, अगर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने जा रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे जो है ना मतलब नामुमकिन हो जाता है, हमें डिस्टर्ब करता है, हमें परेशानी की तरफ लेके जाता है। तो ऐसा केस जब आ जाए तो जी फिर एक ही रास्ता रह जाता है और वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज़ एक्सटेंसिवली यूज टू ऑब्टेन सम ऑफ सेंसेस इंफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा कि सैम्पलिंग बहुत सारी सेंसेस की जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसको सेलेक्ट करने के लिए भी ना हम यूज़ कर लेते हैं और हमारा ये काम चल जाता है। तो इसके बाद है जी सैम्पलिंग प्रोवाइड्स अ वैलिड मेजर ऑफ रिलायबिलिटी फॉर सैम्पल एस्टिमेट्स। यही मैंने आपको बताया था कि हम इससे रिलायबिलिटी हासिल कर लेते हैं और जो है ना वो स्टैंडर्ड एरर से ही हम हासिल कर लेते हैं, यानी कि हमें बहुत सारे रिजल्ट जो हैं अपने पैरामीटर के मिल जाते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एरर है, पॉपुलेशन का मीन है वो हम एस्टिमेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड एरर है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैथमेटिकली हमें इस टेक्निक से मिल जाती हैं। तो एक तो मैंने बेसिक एम आपके सामने रखे थे, वो दो थे। इसके अलावा ये अब हम प्रॉपर एडवांटेजेस की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले जो है जी मनी हमें जो है ना ये कॉस्ट बचाएगा। दूसरा ये है कि हमारी जो टाइम है उसको भी बचाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, रिज़ल्ट हम जल्दी दे सकते हैं। पॉपुलेशन को स्टडी करने से रिज़ल्ट हमारा जो है वो नुकसान की तरफ चला जाता है। दूसरा ये होता है कि जी इन केस ऑफ इनएक्सेसिबल पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इनएक्सेसिबल है हमारे पास, मतलब पॉपुलेशन सही तरह से अगर हमारी रसाई जो है ना वो मुमकिन नहीं होती है, तो जी उस सूरत में सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है और वो रास्ता जो है जी हमें सैम्पलिंग कहलाता है जी। तो हम सैम्पलिंग कर लेते हैं जी उस सूरत में, जैसे मैंने आपको फॉरेस्ट की एग्जांपल दी। अगर फॉरेस्ट में ऐसा होता है कि जी मतलब पॉपुलेशन हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस पॉपुलेशन को जो है ना जी हम सेलेक्ट करने के लिए हमारे लिए मुश्किल होता है, तो फिर हम सैम्पलिंग की तरफ चले जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी हमारे पास पॉपुलेशन के एक एक यूनिट को फिज़िकली जो है ना सेलेक्ट करना वो मुमकिन नहीं होता, तो उसके लिए फिर सैम्पलिंग यूनिट्स जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उस वक्त हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, तो उस वक्त सिर्फ एक रास्ता रह जाता है और वो है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग इज एक्सटेंसिवली यूज टू ऑब्टेन सेंसेस इंफॉर्मेशन। बहुत सारी सेंसेस इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो है ना वो सैम्पलिंग का सहारा लेना पड़ता है, या कभी कभी हमें रिलायबिलिटी फॉर सैम्पल एस्टिमेट्स जो है ना वो भी हम हासिल कर लेते हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ एडवांटेजेस थे जो मैंने आपके सामने रखे। 6 एडवांटेजेस हैं और ये जो पाकिस्तान में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं उनमें ये ईजीली आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बहरहाल मैंने ये एक्सप्लेन किए हैं, आपको वीडियो लेक्चर की शक्ल में ये कवर किया है टॉपिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।